हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चा या जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एसआई की, उत्तराखंड कांस्टेबल की या फिर डीएलएड की या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप उन सभी को ये शेयर कीजिए जो आपके जानने पहचानने में यूके एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूके कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नज़दीक आ चुका है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इतने कम टाइम पीरियड में, अभी हमारे पास 1-1.5 महीना भी नहीं है और हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने को बहुत कुछ है। ठीक है, हमें इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, पॉलिटी कंप्लीट करनी है, इको कंप्लीट करनी है, जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, मैथ्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय राज व्यवस्था है, उसकी कुछ वीडियो पहले अपलोड की है मेरे चैनल के। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से तुम 3-4 वीडियो देख सकते हो और इसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, यानी कि भारतीय संविधान का जो इससे पहले का हिस्सा है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब भारतीय संविधान बना था तब केवल 10 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में जब हुआ था, ठीक है, तो तब जो है 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। एक तो जोड़ी गई थी पंचायती राज से और एक नगर निगम के लिए जो जोड़ी गई थी। 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि 1 से लेके 12वीं तक कौन सी अनुसूची में क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये पूछ लेगा कि प्रथम अनुसूची में किसके बारे में है, या फिर ये दे देगा कि भारतीय संघ के घटक राज्यों का उल्लेख कौन से अनुसूची में है। ठीक है, तो उस समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ प्रथम अनुसूची में। ठीक है, तो फटाफट से हम जो है अनुसूचियाँ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय राज्य के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, ये 29 राज्य अब 29 नहीं रह गए, ये 28 राज्य हो गए हैं। और जो क्या बोलते हैं हमारे संघ शासित प्रदेश हैं 7, वो बढ़ के कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक कर लेना। मेरे पास जो है ल्यूसेंट जो है, और हाँ मैं बता दूँ कि बुक का जो सोर्स है वो ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट हमेशा से ही एग्जामिनेशन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वन एंड ओनली, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो इसी से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। कुछ बाहर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो 10 किताबें खरीद लोगे, उसको एक एक बार पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक किताब खरीदो उसको 10 बार पढ़ो तो वो फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में हम देख रहे थे, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, ठीक है, जो ये 29 नहीं है, अब इसकी जगह कितने हैं, 28 है। ठीक है, 28 राज्य हो गए और 7 क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी कि जो संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है वो 7 नहीं रह के अब कितने, 9 हो गए। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है, हमें हमारे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। हम दिल्ली वाले रीजन को क्या बोलते हैं, हम दिल्ली वाले रीजन को बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर को कब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कब दर्जा दिया गया, 69वें संविधान संशोधन से। ठीक है, द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं। सेकेंड अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको देने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन की जिक्र किया गया है। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो इन सारी चीज़ों को डिटेल मतलब एक लाइन वाइज बता दिया गया था कि पहली अनुसूची में ये होगा, दूसरी में ये होगा, तीसरी में ये होगा, चौथे में ये होगा। तो सेकेंड अनुसूची में जो है, सेकेंड अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो, उपराज्यपाल हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हो, विधानसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधान परिषद के सभापति हो, उपसभापति हो, इन सभी को मिलने वाला जो वेतन है, उसका जो भत्ते हैं, जो पेंशन है, उस सभी का उल्लेख हमारी कौन सी अनुसूची में किया है, दूसरी अनुसूची में किया है। ठीक है, गॉट इट। पहले में क्या किया है, हमारे जो राज्य हैं, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया है। दूसरे में क्या किया गया है, द्वितीय अनुसूची के बारे में बताया गया है, मतलब हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके पेंशन, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, तृतीय अनुसूची, थर्ड, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में उन्होंने लिख दिया है कि जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाएगी उसका उल्लेख हम तीसरी अनुसूची में कर देते हैं, इसमें जो है वो शपथ है। ठीक है,
चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, इनके बारे में जिक्र कहाँ गया है, इनके बारे में विवरण कहाँ दिया है कहेंगे तो हमारी जो चौथी अनुसूची है वहाँ राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का हमारे क्या बोलते हैं भारतीय जो सरकार है वो अनुसूचित जो अलग से आयोग बना देती है। ठीक है, जो है कुछ कहते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति है उनमें जो प्रशासन करता है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसके बारे में जो उल्लेख मिला है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, फिर आती है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया भाग कहते हैं ना, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे वहाँ की कौन कौन सी फेमस है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे गारो खासी के नाम से जनजातियाँ भी रहती हैं। ठीक है, इनके प्रशासन के बारे में भी प्रावधान किया गया है कौन सी अनुसूची में, 6ठी में। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अभी हमने पढ़ा, पहले में क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था। द्वितीय में क्या था, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते थे। तीसरे में क्या था, इनकी शपथ थी। चौथे में क्या था, राज्यसभा सांसदों का पदों का विवरण था। 5वें में क्या था, जो अनुसूचित जनजाति है और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन संबंधी, नियंत्रण संबंधी के बारे में उल्लेख दिया है। 6ठे में क्या है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया है। ठीक है, फिर आता है 7वीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलना 7वीं अनुसूची को। ठीक है, अक्सर 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें है क्या। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। यानी कि जो पावर होती है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि इस फील्ड में तुम्हारी पावर काम आएगी, इस फील्ड में तुम्हारी। अगर दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की होती तो आपसी मतभेद होने की संभावना ज़्यादा होती और राज्य कई बार केंद्र का विरोध में विद्रोह कर बैठता ना। तो इनको पावर बांटी गई है किसके, 7वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो सरकार हम पे कर लगाती है, जैसे अब हमारा जीएसटी लग रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, 7वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार लगा रही है और स्टेट को भी पे होता है इससे और सेंटर को भी पे होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। आप इधर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहला है संघ सूची। ठीक है, पहला कौन सा है, संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, यानी कि 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उनमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में ऐसे विषय हैं 100। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची। ठीक है, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, अदरवाइज अमूमन देखा जाए तो राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे, यानी कि 66 विषय थे। अभी जो है 61 विषय हैं। ठीक है, फिर आता है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पे केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों जो है कानून बना सकती है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, अगर के दोनों में कुछ मतभेद हो रहा है तो अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो वही मान्य होगा। ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा फिर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। देखो, 7वीं सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को हमने क्या कहा था, 370 का उनको दर्जा मिला था। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग वो क्या थे, वो मतलब उनका राज्य का अलग संविधान था। ठीक है, उनको विशिष्ट वो अलग ही राज्य था पूरा। ठीक है, लेकिन अब हटा दिया गया। तो अब समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं था, अब ये जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में भी है, क्योंकि उनका जो मेन जो उनका अस्त्र था आर्टिकल 370, जिसके तहत वो अलग संविधान के तहत जी रहे थे, अलग रूल रेगुलेशन के तहत जी रहे थे, वो सब नष्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में भी है।
ठीक है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मैंने बोला था ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है 7वीं और 8वीं। 8वीं में क्या है, भाषाएँ। भाषाएँ कितनी, पहले जब थी हमारी 22 भाषाएँ थी, ठीक है। पहले जब थी हमारी 14 भाषाएँ थी 8वीं अनुसूची में, अभी जो टोटल वो 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। 22 भाषाओं में 14 भाषाएँ तो जब 8वीं अनुसूची बनी थी तब ले ली गई थी। उसके बाद संविधान संशोधन हुए। सबसे पहला संशोधन हुआ 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत सिंधी भाषा को हमारी जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया, यानी कि इसको राष्ट्रीय भाषा का मतलब एक मूल भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। पहला कब हुआ, 1967 में, जिसमें 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है संविधान अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में। फिर हुआ लास्ट जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन, मैथिली, संथाली और डोगरी बोडो, ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। पहले संविधान संशोधन यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा हुई थी। फिर 1992-71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 भाषाएं हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और लास्ट जो हुआ था 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को क्या बोलते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 8वीं भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो उसमें लिखना पड़ेगा 8वीं अनुसूची, या ये पूछेगा 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से, ठीक है। या ऐसे पूछेगा 7वीं अनुसूची संबंधित है तो संघ राज्य के संबंधों से, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधों से, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधों के लिए एक बहुत फेमस आयोग का गठन हुआ था, वो था सहकारिता आयोग, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया जाता है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। जब संविधान बनाई था तब क्या बोलते 1951 में इसको जोड़ा गया। इसमें यह था संपत्ति का अधिग्रहण। जैसे गवर्नमेंट क्या होती थी, गवर्नमेंट रोड बनानी होती थी तो वो किसी की ज़मीन के ऊपर से जाती तो ज़मीन का मालिक जो होता था वो रोड ही नहीं देता था, ठीक है। फिर सरकार ने क्या किया, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया और नवी सूची जोड़ी, जिसमें इन्होंने संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया है, विवरण दिया है, ठीक है। अब कहते थे ना पहले संपत्ति का कानून होता था, संपत्ति का कानून हमारा मौलिक कानून होता था, लेकिन अभी वो क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो कानूनी अधिकार है, ठीक है। समझ में आया। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये कहती है, यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। 10वीं सूची से ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से ईयर से जोड़ी गई है, ये बहुत डीप हो जाता है इस तरह के एग्ज़ामों के लिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लेवल के एग्ज़ामों के लिए। हाँ, डीएलएड में ये पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जीके के भी हैं, ठीक है। वो आर्ट्स वालों के लिए हेल्पफुल है। 50 क्वेश्चन साइंस वालों के लिए है, वो साइंस वालों के लिए हेल्पफुल है। मैथ है, ठीक है। यानी कि इसमें बैलेंस करके चल रहे हैं, इसमें आर्ट वाले भी कंफर्टेबल रहें और साइंस वाले भी, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है, तो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। दल बदल कानून का मतलब क्या होता है, कुछ नेता लोग क्या करते हैं, तुरंत दल परिवर्तन कर देते हैं, और सत्ता में होते हैं लेकिन वो दल परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसा कानून है जो इस दल बदल, जो इसकी 10वीं अनुसूची में उसके बारे में विवरण दिया है कि वो किस आधार पर दल बदलते हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। मैंने पहले बोला था 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जैसे पहले हम क्या होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर विकास खंड होता है, फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, ठीक है।
तो ये किसकी वो थी, ये अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इन दोनों में से ऑप्शन में मेरे को कमेंट बताना, इन दोनों में से कौन सी समिति के अंतर्गत यह थी। ठीक है, फिर आता है 12वीं अनुसूची, जिसमें हमारे 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की 18 विषय के स्थानीय स्वशासन 18 विषय में प्रदान किए गए। यानी कि इसमें जो नगर निगम वाला क्षेत्र आता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इस टाइप से जो ये 3 होती हैं, तो इसके बारे में जो है हमारी 12वीं अनुसूचियों में वर्णन किया है। आई होप आपको ये 12 की 12 अनुसूचियाँ समझ में आई होगी। हमने बहुत जल्दी में ये चीज़ें कंप्लीट की है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम डिटेल्स में इन चीज़ों को जान सकें। हाँ, हम वह सारी कोशिश, हम इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा आएगा इसी के अंतर्गत आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमारी पिछली 4 वीडियो बनी है, उन 4 वीडियो को भी आप देख लेना, वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार हैं, आपके DPS भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, इनके संविधान संशोधन कब हुए थे या इस अनुच्छेद में कौन सा है, आप उनको एक बार देख लेना। आप पढ़ के जाएंगे, एक बार देखा हुआ जाएगा तो आपको ऑप्शन में समझ में आएगा कि ये मैंने पढ़ा है। अगर आप बिना पढ़े हुए जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा आंसर सही करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत कम समय में हमें बहुत सारा रिवीजन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।